हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएसएस फार्मा। गाइस, आज की हमारी वीडियो जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 पर जाने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। चाहे वो 7 मार्क्स का हो, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, और चाहे वो 10 मार्क्स का हो, ये कंप्लीट पेपर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर लगातार आप 3 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको कहीं किसी भी कंटेंट की ज़रूरत नहीं, आप इतने से ही पास हो सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी वीडियो में। सेक्शन ए का पार्ट, जो कि 10 क्वेश्चन जिसमें होते हैं 2 मार्क्स के, 20 नंबर कंटेन करता है, 20 मार्क्स कंटेन करता है। तो सेक्शन ए हमारा 2 मार्क्स का जो पार्ट है वो है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। क्या बेरियम सल्फेट रिएजेंट का कंपोजिशन होता है, बेरियम सल्फेट कैसा होता है, क्या कैसे बनता है, उसका है। आप सभी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जान लीजिए कि बेरियम सल्फेट कोई भी कंपाउंड कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में मिलता है, कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में मिलता है। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट यहाँ पे Ba2+ SO4 माइनस एनाइन, ठीक है। इस तरह से ये जो है SO4 माइनस और Ba2+ कैटायन एनाइन फॉर्म में मिलकर के ये हमारा रिएजेंट बनता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट आप सभी जानते हैं कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, क्या इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को डिटरमाइन करने के लिए लिमिट टेस्ट हमारे जो है बनाए गए हैं। क्या किस लिए बनाए गए लिमिट टेस्ट? तो लिमिट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो भी प्रेजेंट है, उसके लिए लिमिट टेस्ट हमारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो हमारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, हमारा डार्क पर्पल कलर से टर्न हो जाता है ब्राउन सॉल्यूशन में। बस यही इसका एक मेन पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द फॉर्मूला फॉर एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट, अगर KMnO4 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा बुक से। अब बात करते हैं राइट द फॉर्मूला फॉर एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। सल्फेट हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं और सल्फेट हमारा कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं एप्सम सॉल्ट को। MgSO4.7H2O। अगर कैटायनिक एनायनिक फॉर्म की बात करें तो Mg2+ और SO4 2- होता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव द कंपोजिशन ऑफ ORS सॉल्यूशन। ORS, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी जो नई वीडियोस है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द कंपोजिशन ऑफ ORS सॉल्यूशन। तो ORS आप जैसा कि जानते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। जब हम जो है ज़्यादा उल्टी कर देते हैं, ज़्यादा हमारी वॉमिटिंग होती है, ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम ORS सॉल्यूशन का जो है, नहीं बोलते हैं घर में नमक चीनी पानी का घोल पी लो तो आपका जो है मेंटेन हो जाएगा। अगर लूज मोशंस आ रहे हैं और रिहाइड्रेशन अगर हो रहा है बॉडी में, तो ORS का जो है हम काम लेते हैं, ठीक है। ORS कंटेन्स एनहाइड्रस ग्लूकोज जो कि 20 ग्राम होता है। NaCl जो है 3.5 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम और सोडियम सिट्रेट, इसका कोई थोड़ा बहुत कंटेंट इसका लिया जाता है। जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए। वेट ऑफ दिस कंपोजिशन इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेकंड ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी समिति है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला 2 है ORS का, उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग इसका वेट लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है राइट द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। अभी हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग में भी देखेंगे। अभी 2 मार्क्स में है तो हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं आइसोटोनिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए। हीमोलिटिक मेथड होता है, क्रायोस्कोपिक मेथड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, NaCl इक्विवेलेंट मेथड, मॉलिक्यूलर वेट मेथड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला इन यूजेस ऑफ ग्रीन विट्रियोल।
देखिए ग्रीन विट्रियोल, आप ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, इस तरह के आप नाम जरूर सुनते होंगे। सो ग्रीन विट्रियोल जो हमारा होता है वो उसको हम और दूसरा नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट से नाम जानते हैं। अभी मैग्नीशियम सल्फेट अभी हम पढ़ के आए थे, अब हम फेरस सल्फेट पढ़ रहे हैं। ग्रीन विट्रियोल जो हमारा होता है वो फेरस सल्फेट होता है। इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला FeSO4.7H2O होता है। यूजेस की बात करें तो यूज हमारा हीमाटेनिक्स में जो ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए होता है, यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एनीमिक पेशेंट, जो एनीमिक पेशेंट हो जाता है जिसमें ब्लड की कमी आ जाती है, वहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन को बनाने में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफाइन एस्ट्रिंजेंट्स विद एग्जाम्पल। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखते हैं। ड्रग्स that causes a contraction or shrinkage of tissues in that dry up secretions। मतलब ये है कि एस्ट्रिंजेंट्स हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे टिश्यूज में कंट्रैक्शन या श्रिंकेज ला देते हैं, स्वेल हो जाती है या फिर सिकुड़ जाती हैं। ऐसे ड्रग्स को ऐसे ही जो ग्रुप को हम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। इन जो एस्ट्रिंजेंट को हेल्प करता है, मींस जो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प मेंटेन करता है, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स बोलते हैं। पोटाशियम हो गया, जिंक सल्फेट, ये सारी ड्रग्स हमारी एस्ट्रिंजेंट में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिफाइन आइसोटोप इन आइसोबार। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप जो है वो क्या है, जिसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। जैसे देखिए इस एग्जांपल को देखिए, हाइड्रोजन जो है 3 तरह के हाइड्रोजन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तीनों तरह के हाइड्रोजन में अलग अलग जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, देखिए 1 1 1, सब में 1 1 1, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसी वजह से इनके नाम जो है अलग अलग दिए जाते हैं। हाइड्रोजन एक ही होता है लेकिन उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनका अलग होने की वजह से जो है नाम हमारा चेंज हो जाता है। जैसे इसका प्रोटियम है, इसका ड्यूटेरियम है, इसका ट्राइटियम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर। इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो सब अलग अलग हैं, 30.35, इस तरह से 17, इस तरह से अलग अलग एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसका जो मास नंबर है, ये देखिए मास नंबर जिनका है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो हमारा सबका सेम है, इसलिए इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का जो यूनिट 5th जो आपकी लास्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फर्स्ट सेमेस्टर की, वहाँ पर आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में अल्फा बीटा गामा देखने को मिलेंगे। वही अल्फा बीटा गामा यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो अल्फा रेज जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर इसकी होती है, हाईएस्ट आयनाइजिंग मतलब आयनाइज्ड ज़्यादा होती हैं, आयंस में ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं, प्लस माइनस इस तरह से। और सिमिलर हीलियम न्यूक्लियाई मास ऑफ 4, जिसका हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। बीटा रेज की बात करें, बीटा रेज हमारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, ठीक है। वो जो है अल्फा रेज जो है जनरली पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होती हैं। ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर दैट ऑफ अल्फा रेज से ज़्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी कि ज़्यादा तेज जो है पेनिट्रेट करती है जाकर, है ना। और नो मास, इसका जो मास होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। 1/1836 ऑफ हाइड्रोजन आयन का होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कितना कम मास इसका होगा, नेग्लिजिबल होती है, जिसको हम वे नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट हमारा गामा रेज की बात करें, गामा शॉर्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रेज होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नेगेटिव पावर होता है ज़्यादातर। मोर पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसका अल्फा बीटा, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं। सिमिलर टू एक्सरेज, लीस्ट आयनाइजिंग पावर, इसकी आयनाइजेशन जो पावर है वो सबसे कम होती है अल्फा बीटा गामा की, गामा की जो है अल्फा बीटा से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के पार्ट में चल रहे हैं। सेक्शन बी पार्ट हमारा आप जानते हैं कि 10 नंबर का होता है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज इसका होता है, 2 क्वेश्चन ही सिर्फ 20 मार्क्स के होते हैं और इन्हीं 20 मार्क्स को हमें गेन करना पड़ता है। और जनरली हम 20 मार्क्स को गेन करने में हम जो है
नाकाम रहते हैं, जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा लेंथी जो है इसमें कंटेंट देना होता है। ध्यान से देखिएगा कितना कंटेंट कैसे देना है, आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सेक्शन 20 10 मार्क्स का जो है वो उसका पहला क्वेश्चन जो हमारा है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, गिव द प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, एसेज, यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब एक ही टॉपिक पूरा उठा के रख दिया इन्होंने। पहले बताना है कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है। ये ड्रग दी गई है, इसी ड्रग से रिलेट करके इसको क्वेश्चन को बनाया गया, डिजाइन किया गया है। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, फिर बताया कि इसकी प्रिपरेशन कैसे बनती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, और यूजेस और एसेज, ऐसे और यूजेस क्या अमोनियम क्लोराइड के हैं, पूरा टॉपिक उठा के रख दिया। तो एक्सपेक्टोरेंट जो हमारे, जैसे कि आप कफ सिरप देखी होंगी, कफ सिरप जो हमारी होती है वो सब क्या होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट उनको बोलते हैं। जितनी भी कफ सिरप आप देखेंगे सब की सब उनको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। ओके, तो एक्सपेक्टोरेंट द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन रिमूविंग स्प्यूटम, स्प्यूटम का मतलब कफ, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी और डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ स्प्यूटम दैट हैव टू बी एक्सपेल्ड बाय कफिंग। कहा गया है कि एक्सपेक्टोरेंट एक ऐसी ड्रग होती हैं जिनसे हम स्प्यूटम यानी कफ को रिमूव करते हैं, किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और क्या, फ्लूइडिटी जो है उसकी बढ़ा देते हैं और विस्कोसिटी, विस्कस उसको कम कर देते हैं, जिससे कि हम आसानी से कफिंग के द्वारा जो स्प्यूटम को रिमूव कर सकें। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्प्यूटम को रिमूव करने में हेल्पफुल होती हैं। इतनी लाइन भी अगर आप लिख सकते हैं सो मच सफिशिएंट है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। भाई एक्सपेक्टोरेंट की बात करें और 10 मार्क्स में पूछा गया तो आपको पूरा लिखना है। ओके, सब कुछ लिखना है इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट दो तरह के होते हैं, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट और स्टिमुलेंट। सेडेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, These are the stomach irritant expectorant which are able to produce their effect through stimulation of gastric reflex। जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स होता है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और स्टमक इरिटेंट होते हैं, मतलब कि वे डायरेक्टली जो है पेट पर काम कर जाते हैं, स्टमक को इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि स्प्यूटम हमारा आराम से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के थ्रू निकल सके, बाहर हो सके। अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट है। दीज आर द एजेंट विच ब्रिंग अबाउट स्टिमुलेशन ऑफ सेक्रेटरी सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डायरेक्टली ऑफ द इनडायरेक्टली। देखिए जैसा आप समझते हैं, आई होप आप समझ रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इस तरह से लंग, एक तरफ इस तरह का लंग होता है, इस तरफ लंग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, यहाँ का जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस से इरिटेशन प्रोवाइड करता है, और जब इरिटेशन प्रोवाइड होगा तो जो कफ है वो ऑब्वियस सी बात है बाहर जा सकेगा। ठीक है ना, बाहर निकल सकेगा। तो ये क्या होते हैं, ये सिक्रीटरी जो सेल्स होती हैं, सिक्रीटरी सेल्स हमारी कौन सी होती हैं, म्यूकस होती है, म्यूकस इज सिक्रीटरी सेल्स। तो सिक्रीटरी सेल्स में ही जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, वहाँ पे स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। स्टिमुलेशन की वजह से जो स्प्यूटम हमारा है वो बाहर आसानी से हो जाता है। ठीक है, फर्दर कुछ और है, दीज ड्रग्स स्टिमुलेट secretion more fluid get produced in the respiratory tract and sputum is diluted। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्प्यूटम है वो डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होकर के वो बाहर पतला होकर के वो बाहर निकल जाएगा आराम से। ठीक है, अब स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट जो है उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, लेमन, यूकेलिप्टस, ये सब यूज़ किए जाते हैं हमारी किसमें, जो एक्सपेक्टोरेंट सिरप्स होते हैं, जो हमारी कफ सिरप्स होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। इसका जो अभी हमने देखा था एसेज यूजेज और एसेज यूजेज और प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज, इसकी हम देखेंगे किसकी, जो इसका ड्रग है, मेन जो ड्रग है वो है अमोनियम क्लोराइड। जितनी भी आप कफ सिरप देखेंगे सब में आपको अमोनियम क्लोराइड जरूर मिल जाएगा। सो अमोनियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय कंबाइनिंग द अमोनिया विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। बस इतनी छोटी सी जो है इसकी प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलर का वाइट होता है, इसका वाइट कलर होता है, फाइन और कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर में मिल जाता है। इट हैज़ अ कूलिंग सलाइन टेस्ट इसका होता है। ये हमारी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है। यूजेस की बात करें तो इट इज यूजफुल एज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट, इट इज यूज्ड इन एक्लोरहाइड्रिया, इट एक्ट्स ऑन मेंटेनिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये हमारा इस जनरल जो है
प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस जो हमारे किसके हो गए हैं अमोनियम क्लोराइड के। अभी हमने इसमें ऐसे देना भूल गए हैं, गलती से छूट गया है, तो ऐसे आप लोग खुद ही जो है देख लीजिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन देखना जरूर है। अगर नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसे खुद ही आपको करके देता हूँ, ठीक है। 10 मार्क्स का सेक्शन बी पार्ट का जो है दूसरा क्वेश्चन है, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसेज इन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोराइड लाइम। ओके, क्लोराइड लाइम है ये, यहाँ क्लोराइड लाइम लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देनी है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा कि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला H2O2 होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आइस कोल्ड बाथ में जो है इसको ऐड ऑन कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा जो है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और H2O2 का फिल्ट्रेट मिल जाएगा। प्रेसिपिटेट और फिल्ट्रेट में आपको थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। देखिए, जो भी सॉल्यूशन में तैयार किया हमने, क्या किया, उसको फिल्टर पेपर पर जब फिल्टर किया तो जो ऊपर रह जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो नीचे चला जाता है लिक्विड फॉर्म में वो हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ऊपर जो रह जाता है वो क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, यही होता है, ठीक है। अब हम बात इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या करेंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसेस की बात करेंगे। तो ऐसे जो होता है, ऐसे जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे किसी भी केमिकल कंपाउंड की डिटरमाइन क्या करता है, प्योरिटी और एफिकेसी। प्योरिटी और एफिकेसी को डिटरमाइन करता है किसी भी केमिकल कंपाउंड को, उसे हम ऐसे बोलते हैं। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा कि प्रिपेयर किया हम लोगों ने, H2O2 is obtained by the reaction of between barium peroxide and dilute sulfuric acid, which will produce precipitate of barium sulfate and product required। जो हमें चाहिए होगा वही हमको मिल जाता है, प्रेसिपिटेट चाहिए होता है हमें मिल जाता है। प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, कलर हमारा कलरलेस, ऑर्डर हमारा ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट हमारा, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है महक, तो ऑर्डरलेस होता है, कोई भी महक नहीं होती। टेस्ट हमारी स्लाइटली एसिड और बिटर टेस्ट में होता है, ठीक है। सॉल्यूशन डिकम्पोजेस इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीडाइजेबल, जितने भी ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल है उसमें जो है ये सॉल्यूशन डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजेबल जो भी मटेरियल उनके कॉन्टैक्ट में नहीं लाना चाहिए इसको। यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग एजेंट, जर्मीसाइड, एंटीसेप्टिक, ये सब काम करता है। जर्मीसाइड मतलब जर्म को मारने में, एंटीसेप्टिक जो हमारे स्किन पे जो हमारा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसको मारने में होता है। ब्लीचिंग वगैरह पाउडर में यूज़ किया जाता है। आप बात करें इसके एसेस की, तो ऐसे की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे जो हमारा होता है वो किसी भी केमिकल कंपाउंड का प्योरिटी और एफिकेसी को डिटरमाइन करने का पार्ट ही ऐसे कहलाता है, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब कि ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है देता है, ठीक है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लिबरेट O2 जो है रेडली लिबरेट करता है। व्हेन इट इज ट्रीटेड इन एसिडिक मीडियम अगेंस्ट पोटेशियम परमैंगनेट, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के कांटेक्ट में इसको हम लाएंगे, इसको ट्रीट करेंगे उसके साथ में, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। इसीलिए हमने आपसे बोला कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसकी प्रोसीजर की बात करें कि कैसे इसको एशे करेंगे, तो प्रोसीजर डाइल्यूट H2O2 लेंगे 10 ml ऑफ सैंपल विद प्योरीफाइड वाटर इन 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट जो है H2O2 लेंगे, ठीक है, एज अ सैंपल, और 250 ml किसके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। टेक 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड 10 ml ऑफ 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, 10 ml 25 ml सॉल्यूशन लेना है किसका, H2O2 का, और क्या करना है, टाइट्रेट इट विद 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट। सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करेगा ये पोटेशियम परमैंगनेट। टिल इट एंटिल फेंट पिंक कलर अगर तब तक नहीं आ जाता तब तक हमें टाइट्रेशन करना है, और जैसे ही फेंट जो है पिंक कलर मिल जाता है वैसे हमारा वो एंड पॉइंट होगा और वही हमारा जो है इसका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ओके। यहाँ पर दिया गया है कि ये एशे का पार्ट है, ईच ml ऑफ 1 नॉर्मल परमैंगनेट क्या देता है, 0.01701 ग्राम ऑफ H2O2, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फैक्टर जो है हमारा इसका शाइन होता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट इसी का है, क्लोराइड लाइम का एशे और प्रॉपर्टीज और ये सब बताना है। तो क्लोराइड लाइम जो हमारा क्या होता है, जैसा कि इस फॉर्मूले में पता है, CaO, Cl और ClH2O, ये हमारा क्लोराइड लाइम होता है। इट इज नोन एज ब्लीचिंग एजेंट, इसको हम बोलते हैं। प्रिपरेशन इसकी ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ क्लोराइड ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोराइड जो है आयंस से इसके क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, क्लोराइड क्लोरीनेटेड लाइम हमारा मिल जाता है।
प्रिंसिपल इसका क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर वही बात, रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें तो वे एक्यूरेटली 4 ग्राम सैंपल, 4 ग्राम सैंपल हम एक्यूरेट वेट कर लेंगे और क्या करेंगे, इट इज़ मेड टू ट्राइचुरेट विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर के साथ में हल्का हल्का वाटर की बूंदें जो है हम ड्रॉप्स उसके डालते रहेंगे और ट्राइचुरेट करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। ट्रांसफर टू अ फ्लास्क, फ्लास्क में हम ट्रांसफर कर देंगे। अ मेजर्ड क्वांटिटी 100 ml ऑफ सस्पेंशन इज पुट in an iodine flask and it is treated with the excess of potassium iodide treated 3 gram acidified with 5 ml of acidity। कुछ नहीं करना है, हम जो है 100 ml ऑफ जो भी हमने 100 ml सस्पेंशन लिया और क्या किया, आयोडीन फ्लास्क में उसको डाला, आयोडीन फ्लास्क में उसको रखा और क्या करना है, फिर ट्रीट करना पोटेशियम आयोडाइड से 3 ग्राम ऑफ एसिडिफाइड 5 ml ऑफ एसिडिफाइड जो 5 ml एसिटिक एसिड है उसमें हम क्या करना है, इसको ट्रीट करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए उसको जो है सेक करेंगे। कीप एसाइड फॉर 15 मिनट। इट इज ट्रीटेड विद 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन टिल डीप आयोडाइड कलर चेंजेस टू येलो। येलो कलर तक जब तक नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक हम उसको जो है क्या करेंगे, पोटेशियम सोडियम थायोसल्फेट से उसको पास कराते रहेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ब्लू कलर हमें, ब्लू या वायलेट कलर हमको मिलेगा। टाइट्रेशन इज कंटिन्यूड अंटिल ब्लू कलर डिसअपियर। जब तक ब्लू कलर हमारा चला ना जाए तब तक हम इसका टाइट्रेशन करते रहेंगे, ठीक है। अब ऐसे का जो हमारा फॉर्मूला है इसका वो ये है, इसको जरूर ध्यान से लर्न कर लीजिए, जरूर लिख लीजिएगा साथ में। नेक्स्ट हमारा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो राइट अ नोट ऑन फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विद रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड। डेंटल एंटी कैरीज क्या होता है, टूथ डिके इज अ डिसीज ऑफ टीथ कॉज्ड बाय एसिड प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाना खाने के बाद जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दांतों में, मुंह के अंदर रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और वही एसिड हमारी जो टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, उनके लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए हम कहा जाता है कि ब्रश हम जो है ब्रश जो है दिन में 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम को खाने के बाद, ठीक है। रोल ऑफ फ्लोराइड, हम फ्लोराइड का रोल पूछ रहे हैं, डेंटल कैरीज में क्या होता है उसकी बात करेंगे। यूज पूछ रहे हैं तो सीधे सीधे देखिए, फ्लोराइड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। फ्लोराइड क्या करता है, डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो फ्लोराइड आयन ट्रेस मटेरियल विच अकर्स ओवर बॉडी। फ्लोराइड आयन क्या करता है, वो मटेरियल को ट्रेस करता है जो भी बॉडी में आ रहे हैं। इट इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द फूड और वाटर और फूड से, सीधी सी बात आप जानते हैं फूड और वाटर से हमें मिलेगा, ठीक है। इफ ग्राउंड वाटर लैकिंग फ्लोराइड देयर अकर अ प्रॉब्लम ऑफ डेंटल कैरीज। अगर जो ग्राउंड वाटर है, जो भी हम पानी नल से निकाल रहे हैं, जो भी पानी हम समरसिबल से निकाल रहे हैं और वहाँ पर फ्लोराइड की कमी है उस पानी में, तो सीधा सीधा आप जान लीजिए कि जो डेंटल कैरीज है वो होना शुरू हो जाएंगी। दोज हु रिसीव स्लो कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड में सफर फ्रॉम मोटलिंग टीथ, इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ बोन, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ये सारे काम इसमें होने रहेंगे। जहाँ पर जो है जो स्लो जो है कंटिन्यूअस इंजेक्शन जो है फ्लोराइड का ले रहे हैं, उनमें क्या ये सब काम जो है होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस आने लगेंगे, टीथ का जो है मॉटलिंग शुरू हो जाएगी, टीथ को तोड़ना शुरू हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें अगर हम फ्लोराइड की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लोराइड की बात करेंगे तो व्हेन फ्लोराइड इज टेकन इंटरनली इट इज रेडली एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द बोन और डेवलपिंग इन टीथ एंड रिमेनिंग इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। क्या होता है कि अगर हम इसको इंटरनली ले रहे हैं, कि इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में फ्लोराइड को हम ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है हमारे बोन्स में और हमारे टीथ में, जो डेवलपिंग टीथ हैं, बच्चों में जो टीथ हैं, तो इसीलिए बच्चों के टीथ जो है बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। द डिपॉजिटेड फ्लोराइड on the surface of teeth does not allow the action of efficient enzyme is producing lesions। क्या करता है, जो एंजाइम है वो लेशंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी थोड़े थोड़े खुरदुरे पार्ट प्रोड्यूस करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं दांत को, ठीक है। जो डिपॉजिटेड फ्लोराइड होता है, स्मॉल क्वांटिटी 1 ppm फ्लोराइड इज नेसेसरी टू प्रिवेंट कैरीज। 1 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 ppm तक जरूरी है। इतना फ्लोराइड हमारी बॉडी में, इतना फ्लोराइड हमारे जो है काम आना चाहिए। सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड का हम देखेंगे प्रिपरेशन। सोडियम फ्लोराइड इट इज प्रिपेयर बाय यूटिलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोफ्लोराइड एसिड से मिलकर के सोडियम फ्लोराइड को हम बनाते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, हमारा कलरलेस होता है इसका, ठीक है। ऑर्डरलेस होता है। नेचर हमारा क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल होता है और एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इसका यूज जो मेनली होता है प्रिवेंट डेंटल कैरीज, जो भी डेंटल कैरीज हमारी हो रही है बॉडी में उसको जो है प्रिवेंट करता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है सेक्शन सी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्योरिटी बेंटोनाइट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये सेक्शन सी के सारे पार्ट हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो जो बेंटोनाइट हमारा होता है ये ऑप्टेन कहाँ से मिलता है, हमारा नेचुरली अकरिंग क्ले, एक क्ले होती है मोंटमोरिलोनाइट, इस क्ले से बेंटोनाइट को हम ऑब्टेन करते हैं, क्या करते हैं और वहाँ पे मिलती है हमको। मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात करें Al2O3.4SiO2.H2O, मॉलिकुलर वेट 422.2 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय बेंटोनाइट ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग इज ओपन क्वेरीज एंड फाउंड एज सोपी लम्पसेस। सोपी लम्पसेस के फॉर्म में जो है, जो जब खुदाई की जाती है सोपी लम्पसेस के फॉर्म में पाया जाता है। यही सोपी लम्पसेस जो होता है, लम्प्स क्या कहता है, बेंटोनाइट आर ड्राइड बाय स्टीम, स्टीम के द्वारा इसको ड्राई किया जाता है और मैकेनिकली इसको पल्वराइजेशन में भेजा जाता है, पल्वराइज किया जाता है और फाइनली सीव्ड टू ऑब्टेन फाइन। इसको पल्वराइजेशन करने के, पल्वराइजेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद इसको क्या किया जाता है, छाना जाता है, किसकी छन्नी से, यानी कि सीव से छाना जाता है और फाइन पार्टिकल्स पाउडर जो होता है हमारे बेंटोनाइट का मिल जाता है। अगर इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो 0.5 ग्राम ऑफ बेंटोनाइट जो है क्या, उसमें क्या 3 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे और हीट करेंगे जब तक वाइट फ्यूम ना आ जाए। कूल करना है, 20 ml वाटर को मिलाना और फिल्टर कर देना है। ये हमारा इस तरह से आइडेंटिफिकेशन इसका टेस्ट होता है। अगला जो इसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में अगला जो पार्ट है वो है कूल करने के बाद और फिल्टर करने के बाद 2 ml हमारे मिथाइलिन ब्लू मिलाना है, मिथाइलिन ब्लू ट्राईहाइड्रेट एंड वॉश करना है, वाटर से फिर से वॉश करना है और रेजिड्यू जो ब्लू कलर का रेजिड्यू आएगा वही हमारा क्या बेंटोनाइट होता है। टेस्ट फॉर प्योरिटी की बात करें तो हैवी मेटल्स के लिए जो प्योरिटी जो इसके हैवी मेटल्स इसमें जो पाए जाएंगे उसमें जो 50 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आर्सेनिक जो है 2 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन ड्राइंग, अगर ड्राई कर रहे हैं तो 5 से 10% से ज़्यादा इसका वेट कम नहीं होना चाहिए ड्राई करने के बाद। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो AlOH3 का होल थ्राइज होता है, OH का होल थ्राइज होता है, मॉलिकुलर वेट 80 होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है पोटाशियम से फिटकरी से और वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें जो है क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है हमारा मिल जाता है PPT के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको जो है प्रॉपर कम टाइम में आपको प्रॉपर पूरी वीडियो मिल जाए, ठीक है, इसलिए फास्ट चल रहे हैं थोड़ा। इसका टेस्ट फॉर प्योरिटी, अब इसका जो प्रिपरेशन थी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की वो क्या थी कि इसका प्रेसिपिटेट जो है फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो प्रेसिपिटेट जो हमको मिलता है वॉश करना है, उसको कूल करना है कोल्ड वाटर में अनटिल वी फाउंड अ प्योर AlOH, मतलब कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है जेल हमारा प्योर फॉर्म में जब तक नहीं मिल जाता तब तक कोल्ड वाटर में इसको रखना है, ठीक है। टेस्ट फॉर प्योरिटी की बात करें, आर्सेनिक इसमें 2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सल्फेट इसमें जो है 0.3% से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, कैल्शियम जो है 0.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आयरन हमारा इसमें जो 20 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये हमारा टेस्ट फॉर प्योरिटी किसके लिए था है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के लिए। इसी पार्ट का अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसी सेशन का वो है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंटासिड, गिव द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम परमैंगनेट। एंटासिड क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि यूजुअली एल्कलाइन इन नेचर में होते हैं, लेकिन यूज किसके लिए किए जाते हैं, न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड इन द स्टमक ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द हाइपर एसिडिटी और हाइपरक्लोरहाइड्रिया, क्लोरहाइड्रिया। एंटासिड्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जैसे कि हमारे पेट में गैस बन जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड होने की वजह से जब पेट में गैस बन जाती है तब हम एंटासिड देते हैं। जैसा कि आप जनरली आप अपने घरों में देखते होंगे डाइजीन वगैरह दी जाती है ना, डाइजीन वगैरह दी जाती है, वो हमारा क्या एंटासिड है। सिरप होती है डाइजीन, ब्लू और वाइट कलर में आती है, एंटासिड होती है। तो एंटासिड ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एल्कलाइन इन नेचर में होते हैं। एल्कलाइन नेचर में क्यों होते हैं, क्योंकि एसिड है, एसिड में जब एल्कलाइन मतलब एल्कली नेचर का कुछ मिलाएंगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए ये जो एंटासिड होता है वो एल्कलाइन नेचर में होता है और किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को, जो एक्सेस एसिड हमारे पेट में बन गया है, हमारे पेशेंट के पेट में बन गया है, उसको जो हाइपर एसिडिटी हो गई है, क्लोरहाइड्रिया हो गया है, उसको ट्रीट करने के लिए एंटासिड को हम यूज करते हैं। दीज ड्रग्स गिव्स रिलीफ फॉर पेन ड्यू टू द हाइपर क्लोरहाइड्रिया, जो भी हाइपर क्लोरहाइड्रिया हो गया हमारे पेट में उसको पेन रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हमारा 2 तरह का होता है, सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड।
सिस्टमिक एंटासिड यानी जो ब्लड से रिलेटेड, जो डायरेक्टली ब्लड में काम करेंगे जाके, और नॉन सिस्टमिक जो ब्लड को छोड़ करके काम करेंगे। अब आइडियल एंटासिड की बात करें, काम दोनों ब्लड में ही करेंगे, लेकिन डायरेक्टली जो इन्फ्यूज ब्लड में जा रहा है वो हमारा सिस्टमिक एंटासिड है, और जो नहीं जा रहा है वो नॉन सिस्टमिक एंटासिड है। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब एग्जाम्पल इसके होते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड की बात करें तो कभी भी क्या आइडियल, मतलब क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी क्या चाहिए एंटासिड की, कि जो हमको जो है बहुत अच्छा एंटासिड हमारा बन सके। तो इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं कॉज करना चाहिए। सीधी सी बात, पहला जो आइडियल जो प्रॉपर्टीज किसी भी ड्रग की होनी चाहिए, इट शुड बी स्टेबल और रेडली अवेलेबल, जल्दी मिल जाए और स्टेबिलिटी इसकी अच्छी हो। इट शुड नॉट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं प्रोड्यूस करे। इट शुड नॉट कॉज लैक्सेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय तक इसको जो है अपना इफेक्ट देते रहना चाहिए, हमें जल्दी ड्रग को लेना नहीं चाहिए, तब इतना ये वर्क अपना करती रहे, बहुत समय तक ये काम अपना देती रहे। इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल और कॉज सिस्टमिक एल्कोलोसिस, कोई भी सिस्टमिक एल्कोलोसिस यानी कि सिस्टमिक एल्कोलोसिस ये क्रिएट ना कर दे, ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो हमारी बॉडी में, ऐसी जो है आइडियल प्रॉपर्टीज हमारी किसकी, एंटासिड की होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेथड की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये जो है एंटासिड के ही पार्ट है, एंटासिड के ही ड्रग जो हैं जो यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स में। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रिपरेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, गैस की प्रेजेंस में जो है क्या आप करते हैं, पहले सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करते हैं, वही सोडियम कार्बोनेट हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से पास कराया जाता है, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा ये वाइट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पाउडर होता है, हैविंग सलाइन टेस्ट होता है, खट्टा थोड़ा सा टेस्ट होता है, कड़वा हल्का सा। सॉल्युबिलिटी हमारी वाटर में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, अल्कोहल के साथ अगर आप लेंगे तो इनसॉल्युबिलिटी क्रिएट कर जाएगा। एल्कलाइन नेचर में होता है। सीधी सी बात, एंटासिड है, बहुत एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एल्कलाइन नेचर का ही ड्रग होना चाहिए, तभी जो है न्यूट्रलाइज करेगा जाके। यूजेस एंटासिड, सिस्टमिक एंटासिड और सिस्टमिक एसिडोसिस में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा जो इसी का प्रिपरेशन है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारी कैसे बनती है प्रिपरेशन, ये आप सारी प्रिपरेशन से ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। पहला स्टेप है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन पहली कराएंगे। फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो क्या देगी, पोटेशियम मैंगनीज ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन है वो देगी, और पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोजन ये हमारे बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे इसी पोटेशियम मैंगनीज को करंट ऑफ क्लोरीन से पास कराएंगे, क्लोरीन से पास कराएंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट हमारा बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज हमारी कलर डार्क पर्पल कलर का होगा, शेप हमारा मोनोक्लिनिक, अब शेप की बात करेंगे मोनोक्लिनिक शेप, प्रिज्म कलर प्रिज्म में होगा। नेचर हमारा ओपी की नेचर होगा, मतलब कि आर पार दिखाई नहीं देता, ऐसा जो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ऑर्डर हमारा ऑर्डरलेस होता है, मतलब इट इज हैविंग स्वीट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, टेस्ट हमारा एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। व्हेन इट इज हीटेड विद डिकम्पोज, हीट किया जाए तो डिकम्पोज 240 डिग्री से ज़्यादा अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमारा जो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाता है, अलग अलग फॉर्मेशन में टूटना शुरू हो जाता है। इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आपको बार बार अब ये अपने वीडियोज़ में बताया, पीछे क्वेश्चंस में बताया कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यूजेस हमारी बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, माउथ वॉश में यूज़ किया जाता है। एंटीडोट, पॉइजनिंग, बारबिचुरेट पॉइजनिंग, जो हमारी पॉइजन्स वगैरह होते हैं उसमें हम इसको, बारबिचुरेट जो पॉइजनिंग होती है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन हीमाटेनिक्स। डिफाइन हीमाटेनिक्स, राइट प्रिपरेशंस एंड एसे ऑफ फेरस सल्फेट। हीमाटेनिक्स आप सीधे सीधे समझिए, हीमाटेनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज और इंक्रीज द हीमोग्लोबिन काउंट इन द ब्लड। सीधे सीधे आप समझिए, हीमाटेनिक्स एक ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करते हैं, हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इंक्रीज करते हैं हीमोग्लोबिन काउंट को ब्लड में, बस यही हमारे हीमाटेनिक्स होते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रीट द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जो भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अभी पीछे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा करते हैं प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स।
मेन कंपोनेंट इसका क्या होता है हीमाटेनिक से? आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। जब भी आप कोई सिरप देखेंगे वहाँ पर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिला हो दिखेगा, वहाँ पे सीधे सीधा आप समझ जाइए कि जो ब्लड से रिलेटेड जो भी ब्लड को बढ़ाने का काम है, ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम है, वो सब ये मतलब कि जो ड्रग है वो कौन सी है? हीमाटेनिक ड्रग है। फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल, अभी हम बात करके आ रहे हैं, FeSO4.7H2O। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो आयरन है उसको हम क्या करेंगे? पास करा देंगे, फेरस सल्फेट हमारा बन जाएंगे। प्रॉपर्टीज, इनसॉल्युबल अल्कोहल, वाटर में सॉल्युबल होगी, सीधी सी बात, वाटर के साथ हम पीते हैं इसको। और when exposed to air it get oxidized to ferric salt having brownish color। अगर एयर में रख देंगे, खोल के रख देंगे तो ये ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। क्यों? जैसे कि आप एप्पल देखते हैं, एप्पल जब काट के रखते हैं तो ब्राउन कलर का हो जाता है ना थोड़ी देर रखने के बाद, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक वही यहाँ पर भी ये सिरप जो है अगर आप एयर के साथ में एक्सपोज कर देंगे तो ब्राउन कलर की, ब्राउनिश येलो कलर की हो जाएगी। एस्ट्रिंजेंट इसका टेस्ट होता है। यूजेस, ओरल सप्लीमेंट ऑफ आयरन, आयरन का ओरल सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। हीमाटेनिक्स ड्रग में इसको यूज़ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, राइट डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट हमें बताना है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिकल सॉल्यूशन। आयरन का अमोनिकल सॉल्यूशन में इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में इसको हम पास कराएंगे। पेल पिंक कलर और पेल पिंक और डीप रेडिश पर्पल कलर हमें मिलेगा वही फेरस सल्फेट कंपाउंड का। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से? रेडिश पर्पल और पेल पिंक कलर फेरस कंपाउंड की वजह से मिलेगा। Fe2+ आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में हमने सिट्रिक एसिड और अमोनिया की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और हमारा चिलेट, ये जो है फेरस थायोग्लाइकोलेट, चिलेट भी इसको बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं, ये हमको जो है मिलता है। ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। नोट, सिट्रिक एसिड डज नॉट अलाउ प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद इट। सिट्रिक एसिड इसीलिए यूज किया जाता है ताकि जो प्रेसिपिटेशन है वो ना ज़्यादा हो सके आयरन का, और आराम से जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो हो सके। ठीक है, इसका प्रोसीजर की बात करें तो हमारा सबसे पहले एक तरफ हम टेस्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक तरफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल लेंगे, 40 ml ऑफ वाटर लेंगे, 2 ml जो है 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड लेंगे, 2 ड्रॉप हम थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे। इधर क्या लेंगे? 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड जो पहले से ही बना हुआ होगा। 40 ml ऑफ वाटर लेंगे, 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे। मिक्स द सॉल्यूशन एंड मेड अल्कलाइन विद अमोनिया एंड वॉल्यूम एडजस्टेड 50 ml। वॉल्यूम एडजस्ट किया जाएगा, अलाउ टू स्टैंड, थोड़ी देर रखेंगे और क्या करेंगे? कलर डेवलप्ड व्यूड वर्टिकली एंड कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो कलर डेवलपमेंट होगा, अभी जो हमने आपको कलर बताया कि पेल डीप रेडिश कलर से लेकर पेल पिंक से लेकर डीप रेडिश कलर पर्पल कलर हमें जो मिलेगा भाई इसमें कलर आना चाहिए। थोड़ी देर रखने के बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम कंपेयर करेंगे, अगर बराबर है, दोनों का सेम है, तो हमारा टेस्ट जो है पास हो जाएगा, है ना। तो मतलब हम सही जा रहे हैं। सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन विद अमोनिया 50 ml हमारे, बस सारा प्रोसीजर इसी की तरह करेंगे। कलर जो भी मिलेगा, जो कलर हमारा स्टैंडर्ड कलर से जो डीप पर्पल कलर जो हमारा मिलने वाला है, बस अगर दोनों का सेम हो जाता है तो यानी कि हमारा टेस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है पास है आराम से। नोट की बात करें तो फेरस थायोग्लाइकोलेट जो है कलरलेस होता है, एसिडिक नेचर और न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। इन एसिडिक मीडिया Fe2+ इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+। अगर एसिडिक मीडिया है तो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, हेंस द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, और सॉल्यूशन कहाँ? कलरलेस हो जाएगा। डार्क रेडिश पर्पल कलर इज डेवलप्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली नेचर। द डार्क रेडिश पर्पल कलर जो है डेवलप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली नेचर। अल्कली नेचर की वजह से डार्क रेडिश पर्पल कलर देता है। और अभी हमने अब आपको बताया कि जो कलरलेस हो जाता है, क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडिया वहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल, एलेबोरेट देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे जो है मेडिसिनल रेडियो कंपाउंड होते हैं, ग्रुप होते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग में, जो क्या करते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिलाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उन प्रिपरेशंस को हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कैन बी यूज्ड डायग्नोस्टिक थेरापेटिक एजेंट। ये क्या किया जाता है? ये डायग्नोस्टिक बेसिस, जैसे MRI वगैरह हो जाती है, वहां पर हम यूज करते हैं, है ना।
थेरापेटिक एजेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें इन जनरल एजेंट विच आर यूज टू डायग्नोज सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम्स और ट्रीट सर्टेन डिसीजेस, तो हमारा क्या उसको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस पे अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो दीज आर द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज सच एज रेडियो आइसोटोप and molecules labeled with the radioisotope which are intended for use either in diagnosis or therapy और diagnosis purpose के लिए अगर यूज करते हैं तो हम उसको रेडियो फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। फॉर्मुलेशन शुड स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे ये फॉर्मुलेशन स्टोर की जाती है और लगभग 7 दिनों के अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए। अगर इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन होती है रेडियो आइसोटोप डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं, रिसर्चेज में यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल मेडिसिन जो रिसर्चेज होती रहती हैं उसमें यूज़ करते हैं। इसको हम स्टेरलाइजेशन पर्पज़ के लिए, जैसे क्योंकि रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं तो आराम से स्टेरलाइजेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो हम स्टेरलाइजेशन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फास्टर स्टेरलाइजेशन देते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। यूज्ड इन थेरेपी में यूज़ करते हैं। एमिटेड रेडिएशन यूज टू डिस्ट्रॉय सेल्स इन कंडीशन लाइक कैंसर वगैरह नहीं देखते, रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो रेडियोथेरेपी में इसको यूज़ करते हैं। एनालिटिकल एप्लीकेशन भी उसका होता है, एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। देखिए डिटेल नोट हमने नहीं दिया है, हमने सिर्फ एक पेज में इसको कंप्लीट कर दिया है ताकि आप जो है इसको अपने आप से थोड़ा सा इसकी मेहनत करके अपने आप से कुछ कर सकें और एक्स्ट्रा जो है इसमें कंटेंट दे सकें। हमने जो भी पॉइंट्स दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से लिए गए पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको इससे ही केवल पढ़ना है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। अब सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ यानी कि इम्प्योरिटीज़ कहाँ से हम आ सकती है, कहाँ से गंदगी हमारे जो फार्मास्यूटिकल ड्रग होता है उसमें आ सकती है, तो उसकी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहला सोर्स है रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा माल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे सीधी डायरेक्टली आप खेत से कोई कच्चा माल लाएं और आपने इंडस्ट्री में पहुँचा दिया, तो वहाँ पे इम्प्योरिटी आ सकती है। रिएजेंट जो यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें इम्प्योरिटी हो सकती हैं। प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ पाई जा सकती हैं। कौन सी केमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजन की गलती से यहाँ पर भी हमारी इम्प्योरिटीज आ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, मान लीजिए आंधी आ गई, हवा आ गई बहुत कस के, और वहाँ पे जितनी भी धूल कंकड़ पत्थर जितने भी थे उसमें, आंधी में, हवा में जितने भी कण थे, गंदे कण थे, वो हमारी जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आ गए, तो वहाँ पर भी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ का पार्ट ये बन जाएगा। डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, पीएच, वेंटिलेशन, इन सब में अगर डिफेक्ट्स आ गया तो वहाँ पर भी आ सकती है इम्प्योरिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, स्टोरेज कंडीशन, क्या किस में हम स्टोर कर रहे हैं, कंटेनर हमारा गंदा था तो वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ है वो आ जाएगी। डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट का डिकम्पोज हो जाना। मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल में आप रखा और जो प्लास्टिक की बोतल है वो रिएक्ट करेगी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन से, तो वहाँ पर भी हमारा डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, बोतल का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, डिग्रेडेड होना चालू हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाएगा। एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन विद स्पूरियस यूजलेस मटेरियल। मान लीजिए एक तरफ कोई दूसरा कंपाउंड एक तरफ कोई दूसरा कंपाउंड लेकर के जा रहे हैं, गलती से हमारा जो है किसी से टकरा गए और दोनों मिक्स हो गए, वहां पर भी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज के चांसेस पूरे आ जाते हैं। ठीक है, एट लास्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का वो है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पहले समझ, आइसोटोनिसिटी होती क्या है? द प्रोसेस वेयर हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। पेरेंटल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में इसको यूज किया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ एडजस्टिंग। क्या क्या मेथड ऑफ एडजस्टिंग हो सकता है, क्या क्या? देखिए सबसे पहले हम आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझते हैं क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी सेल श्रिंक हो जाती है, यानी कि सेल का जो अंदर का जो भी सॉल्यूशन, जो भी पार्ट होता है वो बाहर चला जाता है, इस तरह से जो बाहर चला जाता है, श्रिंक हो जाती है, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। इसमें क्या, सीधे से समझिए कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये जो सॉल्यूशन है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात इसका जो कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा।
हायर ऑस्मोटिक प्रेशर और हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, देखिए सेल स्वेल नहीं हुई, नॉर्मल सेल है, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी बहुत कसके, तो जो यहाँ का सॉल्यूशन का जो कंटेंट है वो हमारा अंदर चला जाता है सेल के इस तरह से, तो हमारी सेल स्वेल हो जाती है और इसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। यहाँ पर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, कंसंट्रेशन जो हमारा कम होता है, अंदर वाटर कंसंट्रेशन। सीधे सीधे थोड़ा और अच्छे से समझिए कि अगर ये सॉल्यूशन सॉल्टी सॉल्यूशन है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, तो 70% सॉल्ट हमारा और 30% वाटर अगर है तो श्रिंक हो जाएगी, हाइपरटोनिक होगी। देखिए ध्यान से, आइसोटोनिक है तो 50-50% रहेगा दोनों चीज़ें, और हाइपोटोनिक है तो 40% सॉल्ट रहेगा, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन रहेगा, और 60% हमारा सॉल्वेंट रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है, अब यही बात हम समझने के लिए हम जो है मेथड ऑफ एडजस्टिंग, जो क्वेश्चन हमारा था वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी समझते हैं। मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी क्या? इफ द टोनिसिटी इज नॉट सेम देन इट इज यूज। सीधी सी बात है, अगर आइसोटोनिसिटी नहीं, आइसोटोन नहीं हमारा कंपाउंड, आइसोटोनिसिटी हमारी बॉडी में नहीं मेंटेन हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं जो है उसको, इफ टोनिसिटी सेम नहीं होगी तब हम इसको यूज़ कर सकेंगे, तब हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, बेसिकली यूज फॉर द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आपने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल स्वेल हो रही है तो क्या करेंगे, इन दिस सोडियम क्लोराइड एडजस्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि एडजस्ट करेंगे, इज एडेड इन सॉल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक, आइसोटोनिक बनाने के लिए, क्योंकि जो सीधे सीधे आप समझिए यहाँ पे हाइपोटोनिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसको हमें मेंटेन करना है, 50-50 पे लाना है। तो 50-50 पे लाएंगे तो सॉल्ट को हम ऐड कर देंगे सॉल्यूशन में, तो आइसोटोनिक बन जाएगी। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है वेट परसेंट इसका, और देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है उसमें क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में NaCl 0.58 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करेंगे, और टेस्ट सॉल्यूशन में क्या करें, हाइपोटोनिक यहाँ पर जो NaCl है वो ऐड कर देंगे, इक्वल हो जाएगा, आराम से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर वेट मेथड। मॉलिक्यूलर वेट मेथड में क्या करेंगे, बेसिकली यूज फॉर हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक के लिए यूज़ करें। अभी हाइपरटोनिक आप देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वाटर बढ़ा देंगे, बेसिकली यूज फॉर हाइपरटोनिक एडजस्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है हमारा, और बस यहाँ पे हमारा जो है वाटर की कंसंट्रेशन हमें बढ़ा देंगे, वाटर कंसंट्रेशन से बढ़ा देंगे, हमारे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये रहे हमारे आज का पूरा कंप्लीट 2019-20 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कंटेंट बहुत अच्छे से आपको मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक्स अ लॉट। 47 मिनट्स में आपको ये वीडियो मिल रही है, लगभग 50 मिनट में आपको ये वीडियो टोटल मिल रही है, और 3 घंटे का पेपर है, आप समझ लिए बहुत तेज जो है किया गया है, इसका बहुत तेज इसको पढ़ाया गया है। सो बहुत हेल्पफुल होगी, आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड तक। थैंक यू।